नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी सांस सांस पर पहरा बैठा, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने। मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? मैं मिसेस सरन बोल रही हूँ। पहचाना? मैंने तो तुरंत ही पहचान लिया था, पर उस आवाज़ ने जैसे अंतस की सारी मिठास ही सोख ली थी। अत्यंत रूखे लहजे में मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं मिनी की मम्मी बोल रही हूँ। इस नाम के उल्लेख से तो रहा सहा सौजन्य भी समाप्त हो गया। मैंने पूछा, कहिए, कैसे याद किया? आपका बेटा, मेरा मतलब है डॉक्टर अजय से अपॉइंटमेंट लेना था। घर पर देख तो लेते हैं ना? एक बार बेटा और फिर देख तो लेते हैं ना, साफ जाहिर था। महिला काफ़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी। मैंने उसके असमंजस का लुत्फ उठाते हुए कहा, वैसे घर पर देखता तो नहीं है, पर आप आ जाइए, आपको देख लेगा। दरअसल मिनी आजकल यहाँ आई हुई है, उसे ही चेकअप करवाना था। अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मैंने एहसान सा जताते हुए कहा, आ जाइएगा, लेकिन पहले फ़ोन ज़रूर कर लें, अक्सर विज़िट पर निकल जाता है। फ़ोन रखने के बाद मैं कितनी देर तक उसे घूरती हुई बैठी रही। वह प्रसंग याद आया जब पहली बार यह आवाज़ सुनी थी। उन दिनों ना तो यह बंगला था, ना ही हमारे घर में फ़ोन था। हम लोग शिवाजी नगर में सरकारी क्वार्टर में रहते थे। पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ फ़ोन था, पर हमने जिसे भी नंबर दे रखा था जता दिया था कि केवल इमरजेंसी में ही फ़ोन करें और केवल मैसेज दें, बुलाने का झंझट ना रखें। इसीलिए उस दिन जब पड़ोस की नीतू ने आकर बताया कि आंटी आपका फ़ोन है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। कोई मिसेस सरन बोल रही हैं। यह जानकर तो मैं और भी आश्चर्य में पड़ गई। इसी सोच में डूबी मैं उसके पीछे पीछे चल दी। मिसेस शर्मा अपनी बुनाई लेकर बरामदे में ही विराजमान थी और उस घर की प्रथा के अनुसार फ़ोन भी मुझे वहीं लाकर थमा दिया गया था। हेलो, मैंने कांपती सी आवाज़ में कहा। हेलो, कौन? मिसेस प्रसाद बोल रही हूँ। उधर से एक दबंग आवाज़ आई। मैं मिसेस सरन बोल रही हूँ। जी, मैंने पहचाना नहीं। मैं मृणालिनी की मम्मा बोल रही हूँ। मृणालिनी कौन? आपके बेटे के साथ पढ़ती है, आपके घर भी अक्सर आती रहती है शायद। कौन? मिनी? जी, उसका नाम मृणालिनी है। यह बात कुछ इस तरह ठोंक बजाकर कही गई थी कि दोबारा मैं उसे मिनी कहने का साहस ना करूं। आप बता सकती हैं आपका बेटा आज कहाँ गया है? शायद भोजपुर जाने की बात थी। कौन कौन गया है? शायद पूरी क्लास ही गई है। मोटरसाइकिल से गया है? यहाँ से तो मोटरसाइकिल पर ही गया है। शायद बस करने की बात थी, पर बस के लिए कहाँ इकट्ठा होना है यह मुझे मालूम नहीं है। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि वहाँ से फ़ोन रख दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा। अपनी बात ख़त्म करते ही मैं फ़ोन रखने वाली थी, पर वे ही बाजी मार गईं। हताश होकर मैं पलटी तो देखा अपनी बुनाई मुलतवी करके मिसेस शर्मा फ़ोन पर कान दिए बैठी हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता फूटी पड़ रही थी। उनके सामने कुछ तो कहना ही था। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। अरे, तुम बाहर जा रही हो तो घर पर ठीक से बताकर तो जाओ। माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं। मिसेस शर्मा के सामने तो मैंने अभिनय कर लिया, पर घर पहुंचने पर वह अपमान फिर से मुझे सालने लगा। कानों में वही आवाज़ गूंजने लगा जैसे मुझे कटघरे में खड़ा करके वे क्रॉस एग्जामिन कर रही हों। मैं इस कदर जली भुनी बैठी थी कि अजय के लौटने पर उसे पानी भी पीने नहीं दिया और शुरू हो गई। वो तुम्हारी मिनी की मम्मी का फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? दुनिया भर के सवाल पूछ रही थी। ये लोग कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, साथ में कौन कौन है? क्या मिनी घर पर कुछ भी बताकर नहीं जाती? अजीब बेवकूफ़ औरत है।
अजय, मैंने डपटा, तुम किसी की माँ के बारे में बात कर रहे हो। सॉरी मम्मा, पर मेरे सामने मिनी ने उन्हें सारे डिटेल्स बताए थे। कह रही थी ये 5वीं बार सब कुछ पूछा जा रहा है। तो क्या तुम उसके घर गए थे? हाँ, उसने कहा था मुझे पिकअप कर लेना। वहीं से हम लोग गर्ल्स हॉस्टल गए थे। तभी तो उनका माथा ठनका होगा। सोचा होगा दोनों अकेले ही कहीं निकल गए हैं। पर जो कुछ भी कहना सुनना था अपनी बेटी से कहती। मुझ पर रोब झाड़ने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेटी पर तो बस चलता नहीं है, दूसरों पर धौंस जमाती हैं। इस औरत का दूसरा फ़ोन तो और भी अप्रतिकर था। आज भी याद आती है तो अपमान से मेरा बदन जलने लगता है। उस समय तक मिनी मेरे घर में ही नहीं, मेरे मन में भी रच बस गई थी। उसके लिए कार्डिगन बुनते बुनते मैं बहुत महीन सपने बुनने लगी थी। अब मेरे घर में उसकी पसंद का खाना बनने लगा था। उसकी पसंद के अचार बनने लगे थे। एक दिन अजय ने शिकायत कर दी थी, मामा, ये भुक्खल लड़की मेरा सारा टिफ़िन चट कर जाती है। तब से मैं अजय को बड़ा सा टिफ़िन देने लगी थी। उसमें आलू के, मेथी के, मूली के, गोभी के पराठे बदल बदल कर देती। तीज त्योहार पर उसके हिस्से की मिठाई भी रखती। बाज़ार जाती तो उसकी नाप की चूड़ियाँ ले आती या बालों में बांधने के लिए नई नई चीज़ें ले आती। कभी उसके लिए रुमाल का सेट ले आती या मीठी सुपारी के पैकेट्स। अपनी मनपसंद चीज़ें पाकर वह बच्चों की तरह किलकारी भरती और मेरी खुशी का पारावार न रहता। 1-2 बार अजय ने कहा भी, मम्मा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? फालतू फिलॉसफी बघारने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे डपट देती। भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, वही शौक अब पूरा कर रही हूँ। बस इसमें ज़्यादा और कम की क्या बात है? इस बार लेकिन ज़रा अति ही हो गई थी। भतीजे की शादी में मैं हैदराबाद जा रही थी तो मिनी ने हैदराबादी मोतियों की फरमाइश कर दी। मैं तो निहाल हो गई। अपने गुप्त खजाने से मैंने पैसा निकाल लिया और श्रीमान जी से छुपाकर एक प्यारा सा सेट खरीद लिया। घर लौटते ही मैंने अजय को अपनी सौगात दिखाई। उसने निर्लिप्त भाव से देखा और रख दिया। वैसे भी लड़कों को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर मेरा उत्साह तो फूटा पड़ रहा था। मैंने कहा, मिनी के लिए है क्या? वह बुरी तरह चौंका। और क्या, तुम क्या समझे थे झुमके मैं पहनूंगी? मामा, उसने गंभीर होकर कहा, उसके लिए इतने पैसे फूंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने पैसे कहाँ फूके हैं, कोई बहुत महंगे थोड़ी ही हैं। तब तो और भी, तुम समझती नहीं हो मम्मा, वे लोग बहुत बड़े लोग हैं। तुम्हारी ये पसीने की कमाई वहाँ 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी, इधर उधर फिरती फिरेगी। वह मजाक में कुछ कह देती है और तुम उसे पकड़ कर बैठ जाती हो। खाने पीने तक तो ठीक है, बट दिस इज़ टू मच। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चुपचाप वह सेट उठाकर रख दिया और अवसर की प्रतीक्षा करती रही। मुझे ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ा। एक दिन आकर मिनी ने मेरे पाँव छुए। आंटी, आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। मैंने तुरंत वह सेट लाकर उसके हाथों में थमा दिया। उसने डिब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हर्ष और विस्मय से भर उठी। ओह आंटी, यू आर सो स्वीट, उसने कहा और फ़ौरन मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर पहनने लगी। 3 ही चीज़ें थीं, हार, कंगन, झुमके। पर पहनते ही जैसे उसका रूप और भी निखर आया। वह मुग्ध होकर अपना ही प्रतिबिंब निहारती रही। वह कमनीय रूप रात भर मेरी आंखों में तैरता रहा, मेरे सपनों को आनंद से सराबोर करता रहा। इतने दिनों तक पति से यह बात मैंने छुपा रखी थी, पर खुशी के आवेग में उन्हें भी सब कुछ सुना दिया। रात तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर सुबह नाश्ते के समय बोले, जया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहिए। दरअसल तुम बहुत ज़्यादा भावुक हो, इसलिए बहुत ऊंचा उड़ने लगती हो। मुझे डर लगता है किसी दिन अपने ही द्वारा छली जाओगी। किस बारे में कह रहे हैं? यही बच्चों के बारे में। देखो, अब वह पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं।
लड़के लड़कियां आजकल निसंकोच एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही फ्री होते हैं। तो कहना यही है कि बहुत सारे सपने मत देखा करो, पछताओगी। मैंने बहस नहीं की, इच्छा ही नहीं हुई। ऐसी बातों पर कोई बहस करे भी तो क्या। बाप बेटा दोनों मुझे सिखाने चले हैं। मैं बच्ची हूँ जैसे। मेडिकल स्टूडेंट्स हुए तो क्या दुनिया से निराले हो गए? अरे माँ हूँ मैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। इस बात को 5 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि मेरा सम्मन आ गया। पड़ोस की नीतू बुरा सा मुँह बनाकर आई और बोली, आंटी कोई मिसेस सरन आपसे बात करना चाहती हैं। फ़ोन पर उसी रूखी दबंग आवाज़ से सामना हुआ। मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? जी। वह मोतियों वाला सेट मिनी को आपने दिया है? जी। क्या सोच कर दिया था? उनकी आवाज़ ऐसी थी कि मेरा खून ही जम गया। देखिए, हम जिस तिस से इतना महंगा प्रेजेंट नहीं लेते। जिस तिस से क्या मतलब हुआ? यह औरत जानबूझकर अनजान बन रही है या कि कुछ जानती ही नहीं। मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी फिर नितांत व्यवहारिक लहजे में कहा, देखिए, पहली बात तो यह है कि वह सेट बहुत महंगा नहीं है। दूसरे यह कि आपकी बेटी ने मुझसे मंगवाया था। अपनी बात समाप्त कर मैंने जोर से रिसीवर पटक दिया। याद ही नहीं रहा कि फ़ोन की मालकिन मेरे पीछे ही बैठी मुझे अपलक ताक रही है। मिसेस सरन से निपटकर अब मिसेस शर्मा को झेलना था। गुस्से में तो मैं थी ही। उसी रौ में कह दिया, अजीब बेवकूफ़ लड़की है। सामान मंगाने से पहले घर पर पूछना तो चाहिए। मंगा लिया, अब पैसे देते जान निकल रही है। और देखिए मिसेस शर्मा, अब इस औरत का फ़ोन आए तो मुझे मत बुलाइएगा प्लीज़। मैं कहाँ तक इनकी बिटिया की चौकीदारी करती रहूँगी। उसके बाद फ़ोन तो नहीं आया। तीसरे दिन एक चपरासी मेरा पता ठिकाना पूछता हुआ आया। उसने एक लिफाफा मुझे पकड़ाया। देखा पूरे 1000 रुपये थे। मैंने भी 790 रुपये काट कर बची हुई राशि बिल के साथ उनके घर भेज दी। वे पैसे कितने ही दिनों तक मेरी दराज में पड़े रहे। मुझे हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं हुई। लगा कि जैसे किसी ने मेरा स्नेह दान ही लौटा दिया। शर्म के मारे मैंने अजय से या उसके पापा से कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मिनी को शायद इन सब बातों की खबर ही नहीं थी। वह उसी तरह घर आती रही, मुझसे पनीर के पकौड़े और मूंग की कचौड़ी बनवाती रही, अजय की शिकायतों का पुलिंदा खोलती रही, पर मेरा मन रूठा ही रहा। फिर धीरे धीरे उसका आना कम होता गया। तब मुझे लगा कि मुझे उसकी कितनी आदत हो गई है। किसी किसी दिन तो मैं सड़क पर पलके बिछाए ही बैठी रहती, और जब वह नहीं आती तो अपने को ही दोष देती। मेरा अपमान तो उसकी माँ ने किया है। वह बेचारी तो मुझसे हमेशा आदर और स्नेह से ही मिलती रही है। फिर उस पर नाराज़ होना मेरी बेवकूफ़ी ही थी। उन दिनों शायद अजय इंटर्नशिप कर रहा था, साथ ही पीजी की पढ़ाई भी जोरों से चल रही थी। पर इस बीच मिनी बिल्कुल अंतर्धान हो गई थी। आखिर घबरा कर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है, आजकल मिनी नहीं आती? शुक्र है कि नहीं आती। आती है तो इतनी धमा चौकड़ी मचाती है कि एक अक्षर पढ़ा नहीं जाता। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरी पढ़ाई तो चौपट हो जाती है। तो क्या वह परीक्षा नहीं देगी? इंटर्नशिप ही कर ले तो बहुत है। क्यों? ऐसा क्यों? उसे ज़रूरत क्या है मम्मा? उसके ससुराल वाले इतने अमीर हैं कि एक डॉक्टर उसके लिए अलग से रख सकते हैं। तो क्या उसकी शादी हो रही है? हाँ, अगले महीने। मैंने अजय की ओर देखा। उसका चेहरा एकदम सीधा सपाट था। अज्जू, क्या सचमुच? मैं पूछना चाह रही थी कि अज्जू, क्या सचमुच तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हारा मन भी तुम्हारे स्वर की तरह निर्लिप्त और शांत बना हुआ है। पर पूछ नहीं सकी। मेरी अपनी ही आवाज़ लड़खड़ा गई। चेहरा भी जाने कैसा तो हो गया। अजय अपनी कॉपी किताब छोड़कर मेरे पास आ खड़ा हुआ। मेरी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल तुम सोचती बहुत हो। अब जाकर लेट जाओ, मैं गोली दे रहा हूँ, खाकर सो जाओ। मुझे अपने
ऊपर बहुत बहुत शर्माई। लगा कि बेटा मुझसे ज़्यादा समझदार है। फिर मिनी की शादी का कार्ड भी आया। खुद मिस्टर एंड मिसेस शरण देने आए थे। बेटी ने ठेल ठाल कर भेजा होगा। इस बार मिसेस शरण का मूड काफ़ी अच्छा था। शायद अब उन्हें मुझसे या मेरे बेटे से कोई खतरा नहीं था, इसीलिए वे निश्चिंत हो गई थीं। उन्होंने अजय की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोगों से शादी में आने के लिए बार बार आग्रह किया। उनके निमंत्रण का मान रखने के लिए हमें शादी में जाना भी पड़ा। उस समारोह में वैभव के भव्य प्रदर्शन को देखकर मैं सहम गई। किस बूते पर मैं इस लड़की को बहू बनाने चली थी। मेरे घर में एक फ़ोन तक नहीं है। उसके बाद 2-3 साल मेरे बहुत हताशा में बीते। अजय ने एमडी किया। उसके लिए डॉक्टर बहू भी आई। रिटायरमेंट के बाद हमने यह बंगला भी बनवाया। अब तो खैर गाड़ी भी है, पर कुछ है जो कसकता ही रहता है। रात खाना खाते हुए मैंने कहा, आज मिसेस शरण का फ़ोन आया था। कौन मिसेस शरण? अरे वही, मिनी की मम्मी। तो ऐसा कहो ना, उन्हें मिसेस शरण के नाम से कौन जानता है। वे तो मिनी की मम्मी के नाम से ही मशहूर हैं। बेचारी मिनी एंड हर फॉर्मिडेबल मम्मा। अजय कितने सहज भाव से यह सब कह गया था। मैंने कनखियों से चारू की ओर देखा। वह बड़े मनोयोग से कार्तिक को खाना खिला रही थी। क्या यह मिनी के बारे में जानती है? जानती है तो कितना? हाँ, तो ये मिसेस शरण क्या कह रही थी? अपॉइंटमेंट मांग रही थी। मिनी का चेकअप करवाना है। मैंने फिर एक बार चारू की ओर देखा। वह अपने काम में व्यस्त थी। तुमने क्या जवाब दिया मम्मा? क्या कहती? यही कहा कि आने से पहले फ़ोन कर लें। दैट्स गुड, पर मिनी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लोग तो यहाँ से बम्बई जाते हैं। विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने आंखें गड़ाकर चारू के चेहरे की ओर देखा, पर कहीं कोई सलवट नज़र नहीं आई। शायद उसने सहज भाव से ही यह कह दिया होगा। अजय को तो उसकी बात पर हंसी ही आ गई थी। बोला, तुम विश्वास की बात करती हो? वह बेवकूफ़ मुझे डॉक्टर भी मान ले तो बहुत है। अरे, अमीरों का यह भी एक शगल होता है। अपनी तबीयत का रोना लेकर डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते रहते हैं। पैसे खर्च करने का कुछ तो बहाना मिले। जैसा कि तय हुआ था, एक दिन दोपहर 4 बजे दोनों माँ बेटी पधारी। मिनी को मैं लगभग 10 साल बाद देख रही थी। सुख और वैभव जैसे उसके शरीर से फूटा पड़ रहा था। अजय तो छूटते ही बोला, वाह, घर कैसा भरा भरा लग रहा है। पता चल रहा है कोई खाते पीते घर की महिला पधारी है। अजय, मैंने डपटा। अच्छा हुआ जो मिसेस शरण उसके व्यंग को समझ नहीं पाई। शायद वे उस मनह स्थिति में थी भी नहीं। बिसूरते हुए बोली, खाते पीते घर की होने से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? कोई खाए पिए तब तो। इसे ना तो भूख लगती है ना नींद आती है। थोड़ी देर को सोती है तो अजीब अजीब सपने आते हैं। इतनी सी उम्र में बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट भी डैमेज हो सकता है। वहाँ से ऐसी ऐसी चिट्ठियाँ लिखती थी कि पढ़कर रोना आ जाता था। इसलिए मैंने यहीं बुला लिया। इतने दिनों तक तो बच्चों के स्कूल का बहाना था। अब तो वे दोनों भी हॉस्टल चले गए हैं। मैंने कहा, अब यहाँ 2-4 महीने रहो और लग कर इलाज कराओ। तुम्हें ठीक करके ही भेजूंगी। 2-4 लोगों ने जब तुम्हारा जिक्र किया तो मैंने कहा, अरे ये तो अपना अजय है। सच बेटा, इतनी सी उम्र में तुमने बहुत नाम कमा लिया है। बड़ी खुशी होती है। इतने लंबे चौड़े वक्तव्य के बाद वे सांस लेने को रुकी तो अजय ने कहा, अच्छा तो आंटी, अब यह बताइए कि मैं डॉक्टर की तरह बात करूं या आपके अपने अजय की तरह? तुम तो अपने ही बेटे हो। अपनों की तरह ही बात करो ताकि पता तो चले कि बीमारी क्या है। बाकी लोग तो बस फीस वसूलते हैं और चल देते हैं। तो सबसे पहले इनसे कहिए कि 5-10 किलो वज़न कम करें। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि मोटापा 100 बीमारियों को आमंत्रण देता है। अजय, पहले उसे ठीक से देख तो लो। आते ही लेक्चर झाड़ना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर
माँ का हक अदा किया और भीतर चारू के पास चली गई। वह चाय की तैयारी में व्यस्त थी। मैं बाहर वैभव का प्रदर्शन देख कर आई थी। चाहा कि चारू भी जरा ठीक ठाक होकर बाहर आए, पर ऐसा साफ साफ कहने का साहस न हुआ। इसलिए बात को घुमा फिरा कर यूं रखा, ज़रा बाहर देखो तो कैसी बन संवर कर आई है, जैसे डॉक्टर के यहाँ नहीं किसी रिसेप्शन में आई हो। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।